1080i क्या है कि I स्टैंड्स फॉर इंटरलेस्ड और P स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेसिव। बेस्ट फॉर्मेट है वो है 1080p। वाइड एंगल शूट करते हैं तो इसकी रेशो होती है 16:9। साउंड में दो तरह के साउंड होते हैं, पहला डाइजेटिक साउंड, सेकंड नॉन डाइजेटिक साउंड। ऑन लोकेशन जितने साउंड हैं वो आपकी डाइजेटिक साउंड कहलाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ग्राफिक्स, रास्टर एंड वेक्टर। रास्टर ग्राफिक्स वो ग्राफिक्स होती हैं जो पिक्सलेट मत हो जाती हैं, और जो वेक्टर ग्राफिक्स होती हैं वो स्केलेबल होती हैं। दो तरह के सेट्स होते हैं, पहला आपका वर्चुअल सेट, सेकंड आपका फिजिकल सेट। जूम इन करना अननेचुरल है, हमेशा ट्रैक इन किया जाता है या ट्रैक आउट किया जाता है। अगर यहाँ पर सपोज आपका ग्रीन कपड़ा है तो कम से कम 5 से 6 फुट का फासला हो। सबसे पहले हम कुछ टेक्निकल गपशप करेंगे वीडियो की कुछ टेक्निकल चीज़ों पे, वो पता होना ज़रूरी है। सारी चीज़ें नेट पे मौजूद हैं वैसे टेक्निकल, लेकिन उनमें से जो हमें पता होना ज़रूरी है उनको देखते हैं। उसके बाद फिर हम सेट डिज़ाइन की तरफ आ जाएंगे, फिर एडिट की तरफ। कोशिश करूँगा कि चूँकि इस बहुत बड़ा टॉपिक है, जितना उसमें की टेक्निक्स हैं और उसके कुछ की पॉइंट्स हैं उन पे बात की जाए। ज़्यादातर लोग हैं जो मोबाइल से शूट करते हैं और कम लोग हैं जिनके पास अपना कैमरा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मोबाइल कैमरे में और वीडियो कैमरे में मेन डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस है लेंस का, मतलब देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ द लेंसेज। दुनिया में दो तरह के लेंसेज बनते हैं, एक है स्फेरिकल लेंस और एक होता है एनामॉर्फिक लेंस। तो स्फेरिकल लेंस जो नेकेड आई से आप देखते हैं सीन को, उसके करीब करीब शूट करता है। जैसे ये कैमरा है, इससे ये शूट कर रहे हैं, इसके अंदर जो लेंस है वो स्फेरिकल लेंस है। स्फेरिकल लेंस एनवायरनमेंट को स्ट्रेच नहीं करता, एनवायरनमेंट को फैलाता नहीं है, तस्वीर को खींचता नहीं है। तो इससे रियलिटी के करीब करीब आपके पास जो वीडियो आती है या पिक्चर आती है वो रियलिटी के करीब होती है। और ये जो आपके पास मोबाइल कैमरे हैं, अगर आप इसको देखें, जब आप तस्वीर खींचते हैं तो जो एंड वाला बंदा होता है ना, वो थोड़ा सा खिंचा हुआ होता है, थोड़ा सा स्ट्रेच्ड होता है। तो उसकी वजह यह है कि वो एनामॉर्फिक लेंस है। तो अगर इसकी बैकग्राउंड को हम देख लें कि ये एनामॉर्फिक लेंस क्यों है और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। मोस्टली जब हम वीएफएक्स पे काम करते हैं या फिल्म्स में, ड्रामाज में काम करते हैं जहाँ पे हमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है या कैमरा ट्रैकिंग की ज़रूरत पड़ती है बड़े लेवल पे, जिस तरह एरी के कैमरे हैं जो लाखों डॉलर के कैमरे हैं, उनके अंदर जो लेंसेज लगे होते हैं वो उन लेंसेज के अंदर जो टेक्नोलॉजी वो एनामॉर्फिक यूज़ होती है, ताकि उनकी जब पोस्ट प्रोडक्शन की जाए या उनको एडिट किया जाए तो उसमें जो ट्रैकिंग के पहलू होते हैं, कैमरा ट्रैकिंग करना, सीन के अंदर जब आपने चीज़ें ऐड ऑन करनी है तो उसमें एनामॉर्फिक लेंस काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ताकि आप उसको वीएफएक्स के अंदर इजीली ट्रैक कर सकें और उस पर फर्दर काम कर सकें। लेकिन एनामॉर्फिक लेंस चूँकि इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ कि उसको उस तरीके से कैमरों में आगे लेके जाया जा सकता, तो स्फेरिकल लेंस को बेसिकली ज़्यादा यूज़ किया गया। फिर डीएसएलआर के अंदर भी स्फेरिकल लेंस हैं और बाकी जितने कैमरे हैं, सिर्फ वो ऑन डिमांड एनामॉर्फिक जो है ना। फिर एनामॉर्फिक की चूँकि टेक्नोलॉजी महंगी थी और उस पर इंडस्ट्री पूरी डेवलप हुई, तो अब कहीं से तो पैसे निकालने थे, कुछ तो करना था, तो वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई फिर मोबाइल कैमरास में। आईफोन है, एनामॉर्फिक लेंस यूज़ हो रहा है, बहुत हाईली एक्सपेंसिव है, तो एटलीस्ट इंडस्ट्री का जो ख़र्चा है वहाँ से निकलना शुरू होगा। ये तो एक बात हमने की लेंसेज के हवाले से। तो इस वजह से कभी भी आप मुकाबला नहीं कर सकते किसी भी वीडियो का जो कि इस वीडियो कैमरे से बने कोई शूट हुई है या आपके मोबाइल कैमरे से। उसमें हमेशा जब भी आपको शूट करना होगा अपने मोबाइल कैमरे से तो हमेशा रूम रखना होगा। रूम से मुराद ये है कि आपको कोई भी वीडियो शूट करते हुए अपनी साइड्स को जो है ना खाली रखना होगा, थोड़ी सी इन्वायरमेंट उसमें जो है मौजूद हो, ताकि जो साइड्स
बेहतर रहें, उसकी फील ना हो कि कुछ चीज़ स्ट्रेच हो रही है। इवन के तस्वीर खींचते हुए भी कोशिश करें कि आपने जो फ्रेम बनाया है वो फ्रेम वाइड है, साथ आपकी इन्वायरमेंट मौजूद है, अदरवाइज़ उसमें स्ट्रेच आएगा। वीडियो में भी वीडियो में फ़ौरन फील नहीं होगा, लेकिन कॉन्टीन्यूस अगर उससे आप वीडियो बनाते जाएंगे तो उसमें मसला आएगा कहीं ना कहीं। स्फेरिकल लेंसेज में ये प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इस पे साथ ही हम थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ देख लेते हैं कि आप जब शूट करते हैं तो उसमें एक ख़ास रेजोल्यूशन होती है, ठीक है, कि इस रेजोल्यूशन पे शूट करना है। अभी तो सारे हैं जी एचडी है, तो वो एचडी क्या है, व्हाट इज़ एचडी, हाई डेफिनेशन। उसकी कोई ख़ास रेजोल्यूशन आप में से कई लोगों को पता होगा कि हम कहते हैं कि जब हम सेटिंग में जाते हैं तो पूछता है कि क्या रेजोल्यूशन रखनी है, 720p है, 1080p है, मोस्टली इसी तरह। तो व्हाट इज़ 1080p, तो कई लोगों को पता होगा, लेकिन इसमें सिर्फ टेक्निकल चीज़ क्या है कि दो तरह की बेसिकली एचडी रेजोल्यूशंस जितनी भी हैं उनमें 2-3 तरह की वेरिएशंस आती हैं। सम टाइम आप देखेंगे 1080i लिखा हुआ है, सम टाइम आप उसी के साथ आप देखेंगे 1080p। तो व्हाट इज़ द राइट फॉर्मेट टू चूज़, तो इसमें पहले डिफरेंस पता होना चाहिए कि 1080i क्या है, कि I स्टैंड्स फॉर इंटरलेस्ड, राइट, और P स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेसिव। तो I क्यों चूज़ करते हैं और P क्यों चूज़ करते हैं? I बेस करता है फील्ड के ऊपर। अब फील्ड क्या है कि जब कोई पिक्चर, जब भी आप 1080i पे, इसकी रेजोल्यूशन, इसका जो कैनवस साइज़ होता है वो क्या होता है, एनीबॉडी, 1920 बाई 1080। तो 1920 ऐसे हॉरिजेंटली पिक्सल्स के अंदर, पिक्सल्स समझते हैं ना, कैनवस साइज़, ये जो साइज़ है या ये साइज़, इसको आप वैसे इंचेस में अभी मेजर कर लेंगे, लेकिन अगर पिक्सल्स में करेंगे तो पिक्सल्स की ऐसा कोई इंच टेप नहीं बनी, कोई मेजरमेंट, कोई स्केल नहीं बना। लेकिन हम कंप्यूटर के अंदर जब भी कोई ग्राफिक्स के, अच्छा चले इसी दौरान ये बताइए, किसी ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर से फेमिलियर हैं आप लोग, फ़ोटोशॉप वगैरह और थोड़ा बहुत तो चलें, तो उनको तो अंदाज़ा है पिक्सल्स का। तो ये कैनवस साइज़ क्या है एचडी का, फुल एचडी 1920 बाई 1080। तो इससे क्या हम मुराद लेते हैं कि क्या ये इसके अंदर कितने पिक्सल्स होंगे, 1920 ऐसे और 1080 ऐसे? नहीं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके अंदर पिक्सल्स क्या है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1920 बाई 1080 को, तो क्या तकरीबन 2 मिलियन 20,73,600 पिक्सल्स बनते हैं आपके इस कैनवस के अंदर, पूरे कैनवस के अंदर। तो इसको अभी आगे हम देखते हैं। तो 1080i और 1080p ये खासा बड़ा मेन दो डिफरेंसेस इसमें हैं कि जो जानना ज़रूरी है कि हम प्रोग्रेसिव क्यों चूज़ करते हैं और इंटरलेस्ड क्यों चूज़ करते हैं। इंटरलेस्ड जब हम चूज़ करते हैं तो हम कोशिश करते हैं, जिनको इस चीज़ का पता है पहले ये समझ लें कि ये फील्ड ऑर्डर के हिसाब से, जैसे आप देख लें कि ये अगर आपका कैनवस है 1920 बाई 1080 का, तो इसमें जब कोई भी तस्वीर या वीडियो आप बनाएंगे तो इसमें लाइंस की बेस के ऊपर आपकी वीडियो बनेगी, पिक्सल की बेस के ऊपर नहीं। फील्ड और ऑर्डर सेट होगा। जैसे एनटीएससी और पैल का एक कॉन्सेप्ट था शुरू में, पैल D1 DV, पाकिस्तान के लिए पैल यूज़ होता था, बाहर के लिए एनटीएससी यूज़ होता था। तो पैल लोअर फील्ड यूज़ करते थे इधर, और जैसे एनटीएससी है अपर फील्ड यूज़ करते हैं। तो फील्ड ऑर्डर, एक लाइन पहले क्रिएट हुई, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी, फिर चौथी, इसी तरीके से एज एन इंटरप्रेटर कि एक लाइन के साथ वो आपकी पिक्चर बनती आ रही थी। तो उससे क्या प्रॉब्लम होता था, अगर कहीं आपको याद हो, आपने कुछ वीडियोस ऐसी देखी हों कि जिसमें इमेज के अंदर ना डबल लाइंस कुछ आ रही होती हैं, हल्का सा। कई इमेजेस आप देखते हैं कि इसमें वो जैसे एक इमेज मौजूद है, उसके ऊपर एक इमेज शायद थोड़ा सा ऊपर रखा हो और वो थोड़ा सा फेडेड हो, तो डबल वो बेसिकली फील्ड ऑर्डर रेंडर हुआ होता है, किसी न किसी अपर फील्ड में होगा या लोअर फील्ड में होगा। तो बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं कि इंटरलेस्ड है। तो इंटरलेस्ड के लिए हमें टीवी भी वैसे ही चाहिए जो कि इंटरलेस्ड को सपोर्ट करता हो, और वो बेस करते हैं एनटीएससी पे। एनटीएससी एक बेसिकली कलर सिस्टम है, जैसे पैल एक कलर सिस्टम है।
तो NTSC यूरोप में ज़्यादा चलता है। अगर यूरोप के किसी टीवी में जो उनकी उधर की मैन्युफैक्चरिंग है, उधर अगर इंटरलेस्ड को इस्तेमाल करेंगे तो पिक्चर बिल्कुल ठीक नज़र आएगी। लेकिन अगर आप वीडियो बना के इंटरलेस्ड की वीडियो बना के अपने यूट्यूब पे अपलोड करें तो कहीं ना कहीं वो जर्की होगी, हल्का सा जर्क ऐड करेगी, फिर स्मूथ चलेगी, फिर जर्क ऐड करेगी। तो जो बेस्ट फॉर्मेट है वो है 1080p पी प्रोग्रेसिव बेस्ड ऑन पिक्सल्स आपके जो है। तो आप लोग जब 1080p पे काम करेंगे, वो पिक्सल बेस्ड है तो आपकी जर्क्स नहीं आएंगी, उसमें डिस्टॉर्शन नहीं आएगी। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम 1920x1080 को मल्टीप्लाई करें तो वो आपके 2 मिलियन पिक्सल्स बनते हैं। तो आपके एक कैनवस के अंदर 2 मिलियन पिक्सल्स के करीब डाटा होता है। किसका? तस्वीर का डाटा। अब आपके इसी के साथ आप पिक्सल्स की बात कर रहे हैं तो हम आ जाते हैं मेगा पिक्सल में। एनीबॉडी, व्हाट इज़ मेगा पिक्सल? 1 मेगा पिक्सल। अच्छा, अब जैसे कैनवस में क्या याद थोड़ा बहुत तो हो गया होगा कि कितने पिक्सल्स का कैनवस है हमारा? 9 एग्जैक्टली। तो अब आपके पास मोबाइल कैमरा है जी 12 मेगापिक्सल। तो शौक़ तो बहुत होता है, जितने ज़्यादा मेगापिक्सल हो ना तो वो बताने में अच्छा लगता है दूसरों को, मेरे पास इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन पता तो उस मेगापिक्सल का फ़ायदा क्या है। तो 1 मेगापिक्सल इज़ इक्वल टू 1 मिलियन पिक्सल्स। ठीक, तो अब 1 मेगापिक्सल्स 1 मिलियन पिक्सल, हम देख रहे हैं कि हमारे पास कैनवस के अंदर पिक्सल्स कितने हैं? 2 मिलियन। तो 2 मेगापिक्सल 2 मिलियन पिक्सल। तो फिर हम कहते हैं कि अगर मेरे पास 12 मेगापिक्सल है तो उसका फ़ायदा क्या हो रहा है? उसका क्या फ़ायदा होता है कि जैसे आप घर पे जब पेंट करते हैं, एक कोट लगाते हैं ना तो थोड़ा सा रह जाता है बीच में, वो फिनिशिंग नहीं आती है, फिर दूसरा कोट लगाते हैं। जिसको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है या बहुत रिफ़ाइन करना हो, तीसरा कोट भी लगा देते हैं। इसी तरह प्रिंटिंग में ये जो डिज़ाइनर हज़रात जो मौजूद हैं इन्हें अंदाज़ा होगा कि प्रिंटिंग के अंदर हम जब CMYK की बेस पे, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक की बेस पे प्रिंटिंग करते हैं तो वो कोटिंग होती है उसकी जो है ना, पहले एक कोट चलता है, फिर उसके ऊपर दूसरा कोट चलता है, फिर तीसरा कोट, ताकि वो उतना गफ़ होता जाए और उतना ही वो उसकी विजिबिलिटी बेहतर होती जाए प्रिंटिंग के अंदर। तो सेम ऐसे ही कि जब मेगापिक्सल्स बढ़ते हैं, कैनवस साइज़ वही रहता है, उसमें पिक्सल्स वही रहते हैं, लेकिन पिक्सल्स डेंस होते जाते हैं, वो उतनी ही पिक्चर आपकी बेहतर होती जाती है। कि पहले ज़रा थोड़ा सा लाइटर मोड में थी, फिर मेगापिक्सल्स के थ्रू अगर आपने सारी चीज़ें सेट रखी हैं, आपकी रेजोल्यूशन अच्छी है, आपकी लाइट अच्छी है, बाकी चीज़ें अच्छी हैं, तो उसमें मेगापिक्सल्स का कमाल है। तो अगर आपके पास 2 मेगापिक्सल कैमरा भी है ना और एक तरफ 12-14 मेगापिक्सल है, तब भी आप 2 मेगापिक्सल कैमरे से भी ऐसी रेजोल्यूशन की वीडियो बना सकते हैं जो कि खासी बेहतर होगी, उसकी अपीयरेंस बेहतर, उसकी विजिबिलिटी बेहतर होगी। तो मेगापिक्सल्स की खैर हमें समझ आ गई, हमें कैनवस की समझ आ गई। तो 2 मेगा अगर हम 1920 फुल HD से ऊपर जाना चाहें, इसके आगे की रेजोल्यूशन कौन सी है? 2K। तो अभी तो 8K तक उसकी 2K में आई थिंक 2560x1440, ठीक है, 2560x1440, उसको कहते हैं क्वाड HD। तो चूँकि इससे आगे फिर आगे अल्ट्रा HD स्टार्ट हो जाती है क्वाड HD के बाद। तो वहाँ पे अगर आप चाहें तो उस कैनवस पे अगर आपके पास 12, 14, 15, 20, 25 या बड़े मेगापिक्सल वाला कैमरा है तो फिर ट्राई करें उसको क्वाड HD को, ताकि आप उससे ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट ले सकें। क्योंकि YouTube में आपके पास ख़ासी जैसे ही आप अपलोड करते हैं तो वो चेक करता है कि आपने किस रेजोल्यूशन पे उसके बाद वो आपकी रेजोल्यूशंस की वेरिएशंस बना देता खुद ही। जब आप चेक करते हैं फिर SD में भी मौजूद है, 720 में भी मौजूद है, 480 पे भी, 320 पे भी, 1080 पे भी। 1080 से ऊपर के 2K भी शो करता है, 4K भी शो वो दिखाता है। तो इसमें बेस्ट आपके पास फॉर्मेट क्या आया? 1080p प्रोग्रेसिव है, पिक्सल बेस्ड है, और यही रेजोल्यूशन आप अपने कैमरों में रखेंगे, DSLR हो और
वीडियो कैमरे हों या आपके पास। और इसमें अब साथ ये बता दूं कि जिनके पास मोबाइल कैमरे हैं तो कोशिश करें कि जो नेटिव सॉफ्टवेयर है इसका वो ना यूज़ करें। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चूँकि जो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर इसके साथ आता है। एक सॉफ्टवेयर है जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो है ओपन कैमरा के नाम से। और ओपन कैमरा बेसिकली ओपन सोर्स है। कोई भी सॉफ्टवेयर जो ओपन सोर्स होता है उसका क्या फ़ायदा होता है कि वो दुनिया में कोई भी एक टीम जिसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और वो प्रोजेक्ट पब्लिक हो गया, उसमें सब लोग अपनी बाइनरीज, अपनी इनपुट्स वगैरह देना शुरू कर देते हैं कि ये ऐसे बेहतर हो सकता है, ये ऐसे बेहतर हो सकता है, ये ऐसे और वो हमेशा फ्री रहता है, उसके चार्जेस कभी नहीं होते। तो ओपन कैमरा इज़ वन ऑफ द ओपन सोर्स प्रोजेक्ट कि जिसके अंदर ये सारी सेटिंग्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये मौजूद हैं कि अपने हिसाब से आप उसकी ISO सेट कर सकते हैं, बाकी सेटिंग उसका एक्सपोजर सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। इसके साथ हम चलते हैं कि अभी जब आप शूट करते हैं तो उसके अंदर जो फॉर्मेट आप सेट करते हैं तो आपके पास क्या वीडियो रिकॉर्ड हो के किस फॉर्मेट में आती है? मोस्टली MP4 में। क्या चीज़ है MP4? वाई MP4? अच्छा, क्योंकि इसके बाद हम बाकी आसान चीज़ों की तरफ चलेंगे। तो MP4 बेसिकली एक कंपनी है और ये एक ग्रुप है जिसने आज से बहुत अरसा पहले, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, तो इन्होंने ये ज़िम्मेदारी संभाली कि बेसिकली कि वीडियो के बेस्ट फॉर्मेट्स तैयार किए जाएं। और MP4 का जो स्टैंड्स फॉर मतलब क्या है, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। ये वो ग्रुप है जिसकी ज़िम्मेदारी है दुनिया के अंदर कि वो ऐसे फॉर्मेट बनाता रहेगा या स्टैंडर्ड सेट करता रहेगा जिससे वीडियो की क्वालिटी बेहतर से बेहतर होती रहेगी। और ये वाहिद वो फॉर्मेट है जो कि फ़ाइल साइज़ में भी गुड है और क्वालिटी में भी गुड है। अल्ट्रा HD जो 8K तक ये सपोर्ट करता है, पहले 4K तक सपोर्ट कर रहा था। अभी इसका जो नया फॉर्मेट आया इसका अच्छा, अब इसको इस तरह समझिए कि ये जो फॉर्मेट है इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो है जो इस फॉर्मेट को बनाने में मदद कर रही है, उसको हम कहते हैं कोडेक। कि कौन सा एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है कि जो हमारी उस वीडियो को वो कंपाइल करके इस एक्सटेंशन तक जो लेके आ रहा है उसको हम कोडेक बोलते हैं। और कोडेक इसमें क्या है, H.264। आपने सेटिंग्स में देखा होगा जो DSLR या वीडियो कैमरा यूज़ करते हैं और इवन के ओपन कैमरा और इस किस्म की ऐप आप यूज़ करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि कौन सा फॉर्मेट रखना है। के H.264 इज़ द बेस्ट, मतलब अभी तक का बेस्ट कोडेक है जो कि आपकी वीडियो को इनकोड करता है एक ख़ास एल्गोरिदम के साथ और MP4 में कन्वर्ट करके आपको वो बेस्ट रिज़ल्ट देता है। अभी इसके बाद H.265 आ गया है। बेसिकली H.265 इज़ द सक्सेसर ऑफ H.264। अगर आप H.265 यूज़ करते हैं तो जो फ़ाइल साइज़ आपका 700-800 MB या 1 GB तक बनता है, H.265 वही 150, 200, 250 MB में बनाएगा। रेजोल्यूशन उससे ज़्यादा बेहतर होगी, क्वालिटी उससे ज़्यादा बेहतर होगी। जब वो इनकोड करता है तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इनकोड करता है। चूँकि इनकोडिंग की बेसिकली जिनको अगर इनकोडिंग की समझ नहीं आ रही, मैं जस्ट सिंपल अल्फाज में बता देता हूँ कि जब कोई भी तस्वीर खींची जाती है तो कोई सॉफ्टवेयर मोबाइल के अंदर कोई ऐसी चीज़ तो उसे बताती है कि ये तस्वीर खींचते हुए तुमने क्या करना है। वो जो बताने वाली चीज़ है, वो जो अंदर एक सॉफ्टवेयर है, उसको हम इनकोडिंग बोलते हैं। उसका अपना एक एल्गोरिदम है और जितना स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम होगा उतनी स्ट्रॉन्ग आउटपुट होगी। तो H.265 की जो इनकोडिंग है वो ज़्यादा बेहतर है H.264 से। अगर आप को कभी मौका मिले एडिटिंग के सॉफ्टवेयर की जब हम बात करेंगे एंड पे तो उसमें देखते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि ये वाले फॉर्मेट्स हैं हमारे पास कैनवस साइज़ क्या है,
कि हम जब शूट कर रहे हैं तो शूट को सिर्फ इस अंदाज़ में नहीं कि जैसे आप मोबाइल खोलते हैं कि अच्छा जी बड़ा व्यू लेना है, तो पता होना चाहिए ये बड़ा व्यू क्यों है, किस वजह से है और किस तरीके से। चूँकि यूट्यूब क्या करता है कि जैसे आप वीडियो अपलोड करते हैं तो वो चेक करता है कि आपकी वीडियो की आस्पेक्ट रेशो क्या है। शूट करने के दौरान आप के पास सेटिंग्स मौजूद होती हैं जिसमें आप उसकी रेशो सेट कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर पिक्सल्स में है 4/3 उसकी रेशो है। जैसे ही आप ये वाइड एंगल शूट करते हैं तो इसकी रेशो होती है 16/9। तो इसको आप वाइड एंगल भी कह लेते हैं, इसी को आप एनामॉर्फिक भी कहते हैं, इसी को आप शुरू में जिसको बहुत कहा जाता था सिनेमास्कोप। तो सिनेमास्कोप यही था कि वो जितना ज़्यादा वाइड होगा तो उसकी ये लुक एंड फील होगी। तो उसमें डेफिनेटली पहले चेक कीजिए सेटिंग के अंदर, एक तो 16/9, 1920x1080 और उसका कोडेक की ऑप्शन अगर आपको वो दे रहा है तो उसमें H.264 रखिए ताकि आपकी वीडियो ओवरऑल गुड क्वालिटी की बन सके। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें थी। अब आ जाते हैं थोड़ा सा शूट पे किन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। और शूट में सबसे पहले आपकी प्री प्लानिंग, जिसको हम प्री प्रोडक्शन कहते हैं। प्री प्लानिंग में जो चीज़ें हमारे पास हैं, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक विजुअल्स और दूसरा साउंड। विजुअल्स के अंदर भी फिर तीन चीज़ें आपके पास होती हैं। सबसे पहले क्या, आपकी मोशन पिक्चर्स। मोशन पिक्चर किसे कहते हैं हम? फुटेज को, वीडियो को जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। सेकंड आपके पास क्या है? उसकी स्टिल फोटोग्राफी। थर्ड आपके पास सीजी, कंप्यूटर जनरेटेड। सेकंड स्टिल फोटोग्राफी आपकी। कोई भी शूट आप जब करेंगे तो उसमें सबसे पहले प्री प्लानिंग करते हुए आपने इन तीन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जब आप कोई वीडियो बना रहे हैं कि इसमें फुटेज आपकी क्या होगी, उसका स्क्रिप्ट क्या होगा, आपने जो शूट करना है उसकी जो प्लानिंग है, उसके साथ आपने ये ध्यान रखना है कि अच्छा कुछ ऐसे शॉट्स आएंगे जिसमें हो सकता है कि वीडियो इतनी काम ना दे। तो सपोज़ आउटडोर में आप क्या करते हैं कि जब इन्वायरमेंटल शूट करते हैं, इसको ख़ास नाम दिया जाता है कोहेसिव इन्वायरमेंट या कोहेसिव शूट। कोहेसिव इन्वायरमेंट के अंदर आप क्या करते हैं कि अपनी ओवरऑल शूट का मूड वही रखते हैं जो कि आपकी स्टोरी टेलिंग का मूड है बस। तो आप इन्वायरमेंटल बिहेवियर्स में से सबसे मेन चीज़ आपकी पहली फुटेज है और उसके साथ रेलेवेंट टू द स्टोरी आप उसके कुछ तस्वीरें ले लेते हैं। अगर आउटडोर पे हैं तो ये ज़्यादा फिट बैठती है ऐसे काम में। अगर इंडोर कर रहे हैं तो तब भी आपको होता है कि अगर मेरी शूट में कहीं पे कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है या सम टाइम मुझे कोई एक्स्ट्रा चीज़ दिखानी पड़ जाती है तो मैं कुछ जैसे इसकी एक एग्ज़ाम्पल है कि कासिम अली शाह साहब बैठे हैं, बात कर रहे हैं, आप स्टिल शूट कर रहे हैं, ओके। तो जैसे ये फ्रेम्स लगे हैं तो आप क्या करते हैं कि साथ एक स्टिल कैमरा रखा है या आपके पास दो मोबाइल हैं, एक से आप शूट कर रहे हैं तो आप यहाँ वो खड़े हैं तो आप यहाँ से आके सिर्फ कहते हैं कि सर एक सेकंड दीजिए, आप यहाँ से एक शॉट, एक तस्वीर ले लेते हैं। ये इंसर्शन है। इससे थोड़ा सा फील उसकी चेंज करने के लिए, एक ऐड ऑन करने के लिए। तो तीन चीज़ें मस्ट प्लान कीजिए अपने साथ जब भी कोई शूट करें। उसकी इन्वायरमेंट की थोड़ी सी पिक्चर्स को शूट कर लेते हैं। एक ये है कि आप इन्वायरमेंट को फिर वीडियो से शूट कर रहे हैं। वीडियो डिस्ट्रैक्ट करेगी आपको जब आप किसी के इंटरव्यू के अंदर एक नई वीडियो ऐड करते जाएंगे जो है। तो जैसे किसी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रेक्टर को या किसी डीन को शूट करते हैं, जाके उसकी वीडियो शूट करते हैं, तो आप साथ में उसकी एनवायरनमेंट की दाएं बाएं की सारों की वीडियो भी ऐड करते जाएंगे तो डिस्ट्रैक्ट करेगी। उसके लिए बेस्ट वे है कि साइडों पे जो एनवायरनमेंट इंडोर में मौजूद है या आउटडोर में आप उसकी कुछ तस्वीरें उतार लें, ताकि कहीं कहीं पे जब वो उससे रेलेवेंट कोई बात करे या आपको लगे कि ड्रैग होने लगे कि भाई बोली जा रहे हैं बस अब कोई जो है ना मूड नहीं बन रहा, तो उधर आप क्या करें, थोड़ा मूड चेंज करने के लिए ना वो इंसर्शंस जो है वो ऐड करें। तीसरी चीज़ है आपकी सीजी, कंप्यूटर जनरेटेड। कंप्यूटर जनरेटेड से मुराद
आपकी कंप्यूटर ग्राफिक्स भी आप कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली टर्म कंप्यूटर जनरेटेड होगा, चूँकि उसमें ग्राफिक्स भी होंगी, उसमें टेक्सचुअल कुछ चीज़ें भी होंगी, आपने नेम बैंड देना है, लोअर थर्ड बनाने हैं, राइट पे लोगो लगा दिया, कुछ और चीज़ें। लेकिन इसको पहले से प्लान करें ये 3 चीज़ों को, ताकि आपके पास ये तीनों चीज़ें स्क्रिप्ट के अंदर मौजूद हों, और जब आप लोकेशन पे आएँ तो फिर सोचते ना रहें कि अभी क्या करना है, कहाँ से तो क्या करूँ, तस्वीर उतारनी थी, याद नहीं रहा। जब स्क्रिप्ट के अंदर लिखा होगा तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये हमारे पास विजुअल्स की 3 चीज़ें आ गई। अब हम आ जाते हैं साउंड की तरफ। तो साउंड में 2 तरह के साउंड होते हैं। पहला डाइजेटिक साउंड, सेकंड नॉन डाइजेटिक साउंड। डाइजेटिक का वर्ड ग्रीक वर्ड है, डाइजेसिस। तो इसका मतलब है स्टोरी टेलिंग, इसको दोबारा से जनरेट करके, तो इसमें से निकाला है डाइजेटिक साउंड। डाइजेटिक साउंड से मुराद वो साउंड्स हैं जो आपकी ऑन लोकेशन मौजूद हैं। आउटडोर कर रहे हैं तो परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, बाहर से उधर से कोई रक्षा गुजर गया, वो भी डाइजेटिक साउंड में ही आएगा। लेकिन वो आपने एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है कि आपको बेसिकली साउंड कौन से चाहिए। लेकिन ऑन लोकेशन जितने साउंड हैं वो आपकी डाइजेटिक साउंड कहलाते हैं। और पहले से आपके पास स्क्रिप्ट में ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए कि उस लोकेशन के अंदर कौन से डाइजेटिक साउंड ऐसे हैं जो कि आपको चाहिए, जो नहीं चाहिए वो एलिमिनेट करवाएंगे। जैसे अभी हम बात करें पीछे मोटर चल रही हो, तो ऑल्दो ये उसी साउंड में आपकी पहली कैटेगरी में आएगा, लेकिन आपके लिए आपको नहीं चाहिए, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। इसके साथ फिर कुछ है नॉन डाइजेटिक साउंड, आप और उसमें क्या आ जाता है, जैसे आपके वॉइस ओवर है, म्यूज़िक है, ये भी नॉन डाइजेटिक में आएगा, वॉइस ओवर भी नॉन डाइजेटिक में आएगा। या फिर कुछ आर्टिफिशियल साउंड्स आप ऐड करते हैं बीच में, कि जिस तरह ये ज़्यादा ड्रामा और मूवीज़ के अंदर होता है कि एक्चुअली वो जैसे चल के जा रहे हैं, तो चल के जाने में डाइजेटिक और नॉन डाइजेटिक को मिक्स किया जाता है कि अब चलने की आवाज़ तो आती नहीं, वैसे मोस्टली नहीं आती, हाँ बच्चे चल रहे हो तो फिर तो बाकायदा आती है ना, फिर समझ आ जाती। तो उन चीज़ों को आप फिर किस तरीके से मिक्स करते हैं, आपको पता कि मैंने किस को डाइजेटिक के साथ ऐड करके नॉन डाइजेटिक को ऐड करना है या किस साउंड को ऐड करना। लेकिन ये 2 कैटेगरीज हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सी चीज़ हमारे पास अवेलेबल होगी। तो साउंड और विजुअल्स की समझ आ गई, हमें ये पता लग गया कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़, और हमारे पास वीडियो के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं। हर फाइल के अंदर एक मेटा डाटा होता है, राइट। मेटा डाटा क्या करता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म को वो ये बताता है कि मैं क्या हूँ। उस मेटा डाटा को बेसिकली हम लोग जब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उन प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, चूँकि हम कोई फ़िल्म कर रहे हों, उनके वीएफएक्स पे काम कर रहे हों, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ मेटा डाटा होती है। क्योंकि कुछ शॉट्स इंडिया के पास होते हैं, कुछ दुबई में बैठे होंगे, कुछ सिंगापुर में, कुछ फ़िलिपीनी हैं उनके पास होते हैं, वो ज़्यादा चीप है, उनके पास शॉट्स ज़्यादा। इंडियंस और पाकिस्तान में ज़रा कम फिल्म्स के शॉट्स आते हैं। तो उसमें जो मेटा डाटा होता है ना, कि ये मेटा डाटा में कि बहुत सारी डिटेल होती है, उसको किसी टाइम पे किसी भी फ़ाइल का मेटा डाटा नेट पे एक्सप्लोर कीजिएगा, इवन के सिंपल फ़ाइल कोई भी हो, उसके अंदर उसकी रेजोल्यूशन वो डिफ़ाइन होती है, उसके अंदर उसका ऑथर डिफ़ाइन होता है, उसके अंदर किस लेंस से ये चीज़ क्रिएट हुई वो डिफ़ाइन होती है, उसके अंदर कितने मेगापिक्सल्स हैं, उसके अंदर कितना डिस्टेंस है, मतलब एक एक चीज़ उसमें डिफ़ाइन होती है। तो यही वो चीज़ है कि जब आप डायरेक्ट शूट करते हैं उसमें वो मेटा डाटा की डिटेल्स मौजूद नहीं होती, जो कि कोई एक सॉफ्टवेयर जब स्पेशल कोडेक में उसको एक्सपोर्ट करता है, जिस कोडेक का मैंने नाम लिया H.264, तो वो मेटा डाटा उसके अंदर इंसर्ट करता है, और जब वो किसी प्लेटफॉर्म पे जाता है तो वो प्लेटफॉर्म इजीली उसको देख सकता है कि इसके अंदर क्या डिटेल्स मौजूद हैं। तो मे भी ये इशू हो सकता है कि आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए उसमें। अच्छा, इसमें हमने देखा MPEG-4 है, फिर आपकी जो कंप्यूटर जनरेटेड ये जो ग्राफिक्स हैं, इसमें एक दो चीज़ें बता के फिर हम सेट डिज़ाइन की तरफ आ जाते हैं।
इसमें आपकी जो स्टिल पिक्चर्स हैं मोस्टली दो ही यूज़ होती हैं, एक जेपेक है जेपीजी और एक पीएनजी। जेपीजी स्टैंड्स फॉर जॉइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, ये भी वही है। ये सारे एक्सपर्ट ग्रुप हैं जिन्होंने ठेका लिया इस चीज़ का कि दुनिया के अंदर अगर इमेजेस की सेटिंग करनी है वो हम नहीं करनी, कोई और नहीं कर सकता। तो और पीएनजी है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। मोस्टली पोर्टेबल और जेपीजी में व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस? नहीं, इसमें ट्रांसपेरेंसी की कैपेसिटी होती है कि ये ट्रांसल्यूसेंट हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है, ओपेक हो जाती है, कि इसके अंदर बैकग्राउंड जो आप रिमूव करते हैं उसको प्रिजर्व करने की एबिलिटी मौजूद है। कि जब आप पीएनजी को एक्सपोर्ट करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट, उसमें कौन सा चैनल होता है? व्हाट इज़ द ट्रांसपेरेंसी चैनल? अल्फ़ा चैनल। ठीक, कहीं पे भी अल्फ़ा चैनल की बात हो रही हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ग्राफिक्स, रास्टर एंड वेक्टर, राइट? तो व्हाट इज़ रास्टर एंड वेक्टर? सिंपल, रास्टर ग्राफिक्स वो ग्राफिक्स होती हैं जो पिक्सेलेट मत हो जाती हैं, जिनको जिस लेवल पे एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे एक तस्वीर है आपके पास, उसको बड़ा करने लगेंगे तो वो पिक्सेलेट हो जाएगी, तो ये रास्टर ग्राफिक्स होती हैं। रास्टर ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर जैसे फ़ोटोशॉप है जो सबसे बड़ी एग्जांपल है, और जो वेक्टर ग्राफिक्स होती हैं वो स्केलेबल होती हैं, उनको जितना मर्जी बड़ा कर दें। जैसे आपका टेक्स्ट है या इवन के आप अगर लोगों को असल में आपके वीडियो के अंदर बहुत लिमिटेड लेवल पे चीज़ें वेक्टर में होती हैं, सारी रास्टर ही होती हैं, अनटिल अनलेस कि आप उसको इलस्ट्रेटर में या जो वेक्टर ग्राफिक्स के टूल हैं उसमें बनाएं और फिर उसको सिर्फ पोस्ट में यूज़ करें। आप उनकी जब पोस्ट प्रोडक्शन कर रहे हों जिसमें कुछ ग्राफिक्स ऐसी रखें, तो सीजी के अंदर ग्राफिक्स में दो मेन चीज़ें आपकी, वेक्टर और रास्टर। वेक्टर में आप ये कर सकते हैं कि जो आपके लोअर थर्ड्स हैं उसके अंदर कुछ आपने एलिमेंट्स वगैरह कुछ चीज़ें बनाई हैं, तो वो आपके पास आफ्टर इफेक्ट्स में या किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर वो इस फॉर्मेट में, शेप्स की फॉर्मेट में रहें कि आप उनको छोटा बड़ा कर सकें। अदरवाइज़ आपको एग्जैक्ट साइज़ में एक्सपोर्ट करेंगे तो वो रास्टर फॉर्मेट में ही होंगे, वो छोटा बड़ा करने से पिक्सेलेट हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी कैनवस साइज़ जो रखें उसी कैनवस साइज़ के अंदर आप अपनी बाकी कंप्यूटर जनरेटेड जो ग्राफिक्स हैं उनको तैयार करें। अच्छा, सेट डिज़ाइन में अब जो बेसिकली मेन आपका शूट से रेलेवेंट जो चीज़ें हैं, तो उसमें दो तरह के सेट्स होते हैं। पहला आपका वर्चुअल सेट, सेकंड आपका फ़िज़िकल सेट। ऑल्दो फिज़िकल सेट ही कन्वर्ट होता है आपके वर्चुअल सेट में, तो वर्चुअल सेट हम उसे कहते हैं कि जिसमें आपका क्रोमा शूट, ग्रीन स्क्रीन शूट होता। सारे लोग फेमिलियर होंगे ग्रीन स्क्रीन से, क्रोमा शूट से। तो पहले वर्चुअल की बात कर लेते हैं, फिर हम फिज़िकल, ऑल्दो इसमें भी फ़िज़िकल है। तो सबसे पहले हम ग्रीन स्क्रीन की बात करते हैं। ग्रीन ही क्यों? वाई नॉट ब्लू, रेड, ऑरेंज? इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। शुरू में आपको पता होगा जो लोग पढ़ते रहे हैं थोड़ा बहुत कि ब्लू बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। मूवीज़ के अंदर भी हम देखते थे, अगर हम उनके सीजी शॉट्स देखते थे तो ब्लू यूज़ होता था। फिर पता लगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो ब्लू कलर है वो कॉर्पोरेट कलर बनता जा रहा है। कोट पहने हैं, पेन कोट ब्लू के अंदर है, बिल्डिंगें डिज़ाइन हो रही हैं ब्लू के अंदर हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर टेबल हैं तो ब्लू के अंदर हैं। तो फिर ये जस्ट एक ह्यूमन थॉट थी कि ब्लू कलर कॉर्पोरेट कलर बनता जा रहा है, तो इस वजह से ब्लू को हटा दिया जाए, कोई ऐसा कलर इंट्रोड्यूस किया जाए जो कि बहुत कम इस्तेमाल होता हो। तो वो फिर ये जो थोड़ा सा शौक, मतलब पैरेट कलर के करीब करीब जो ग्रीन है उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। इसका कोई एज सच कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई रूल नहीं है कि ये ग्रीन कलर की कोई ख़ास कोई थेरी नहीं है। सिर्फ ये इसका एक जनरल रूल था कि ये कम इस्तेमाल होने वाला, इवन के लेडीज़ के कपड़ों के अंदर भी कम इस्तेमाल होने वाला। खैर, जहाँ जिन लोगों ने जनरेट किया वहाँ पर तो उनका स्टाइल ही डिफरेंट है, उनका तो ओढ़ना पहनना ही डिफरेंट है बिल्कुल। तो उसमें शौक कलर्स के अंदर भी ये इवन के देखा गया कि ग्रीन कलर जो है वो पहनने में कम इस्तेमाल होता है, इस वजह से ग्रीन यूज़ किया जा रहा है। तो अब इसको पहले शूट करने के वाले से देखते हैं, फिर इसको आगे किस तरह काम कर सकते हैं इसमें। तो अब
हम इसको वर्चुअल सेट इस वजह से कहते हैं कि चूँकि जब ग्रीन स्क्रीन को हम गायब करते हैं तो क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी आपके पास आ जाती है। सिर्फ आपके पास क्या रह जाता है, कुछ प्रॉप्स रह जाते हैं, आपका ऑब्जेक्ट रह जाता है और सब्जेक्ट में आपने जो चीज़ें रखी होती हैं। तो आपने शूट किया, अब इसको देखते हैं शूट करना कैसे है। जो ज़्यादा मसाइल आते हैं शूट करने में, सबसे पहले तो अपने कैमरे को स्टेडी ना रखें, मतलब हैंडी ना रखें, हाथ में पकड़ के शूट कर रहे हैं। हाँ, अगर किसी के हाथ वो सर्जन जैसे हैं जिनके वो ब्लेड पकड़ के हिलते ही नहीं है हाथ, फिर तो ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, ट्राईपोड का ख़र्चा बचेगा। अदरवाइज़ ट्राईपोड तो लेना पड़ेगा। अगर ट्राईपोड नहीं ले सकते तब भी आप कुर्सी रख लें, कोई टेबल रख लें। मकसद आपको कोई हाई फाई वीडियो यानी सेटअप बताना नहीं है। मकसद ये है कि जो गिवन घर पे या दाएं बाएं रिसोर्सेज हैं, तो हाँ बस उसी तरीके। तो आप कुर्सी रख लें, अपना टेबल, लेकिन आपका कैमरा स्टेबल हो, टेढ़ा ना हो, मतलब एंगल उसका ठीक हो। एटलीस्ट ट्राईपोड तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन बेहतर है ट्राईपोड अगर ख़रीद लें। और इसमें जो पहली टेक्निक आपको मैं बता दूं, जो कि बहुत हाई एंड लेवल पे यूज़ होती है, ये टेक्निक ऑल्दो यूज़ होती है, ये मुझे बस बात करते करते जहन में आ गई, ड्रामाज़ के अंदर या मूवीज़ के अंदर या आउटडोर शूट के अंदर, मूविंग जब आप कोई शॉट ले रहे होते हैं, तो दोबारा मैं उस पर आ जाऊँगा सेट डिज़ाइन पे। उसमें जैसे आपके पास ये जूम है ना, जूम इन कर रहे हैं, जूम आउट कर रहे हैं, तो जब भी आपने सेट बना के कोई भी चीज़ आपने सामने रखनी है, वटेवर, उसकी तरफ आते हैं बाद में, अपना जो आपने कैमरा रखना है उसको जितना जूम करना है एक दफ़ा कर लें। ये जो टेक्निक होती है ना कि अभी सामने इंटरव्यू के लिए बंदा बैठा है और उसके बाद जी स्टार्ट शॉट लेना है जी जूम इन से, ठीक है। तो जूम इन बेसिकली कोई एक शॉट, बड़ी मूवीज़ जितनी हैं या बड़े इंटरव्यूज़ जितने हैं, कोई एक शॉट मुझे दिखाएं कि जो जूम इन हुआ हो। जूम इन बेसिकली हम लोगों की डिक्शनरी में या जितने बड़े कोर्स है, दैट इज़ अननेचुरल। चूँकि आपने कभी देखा हो आँख जूम इन करती हो? नहीं ना करती, मतलब आँख के अंदर जूम इन कर रहे हैं आप, पॉसिबल नहीं है ना। आप क्या करते हैं, आप यहाँ से चलते हैं तो आप क्या करते हैं, आप ट्रैक इन होते हैं बेसिकली ना, जूम इन नहीं होते, आपकी आँख जूम इन नहीं करती। तो इसी तरह जूम इन करना अननेचुरल है, हमेशा ट्रैक इन किया जाता है या ट्रैक आउट किया जाता है। अगर आपने इन्वायरमेंट के साथ लेके चलना है अपने पूरे शूट को, तो हमेशा क्या करेंगे कि यहीं से रख के उधर जूम नहीं, कैमरा थोड़ा आगे ले जाएं। यही आपके इसी तरह के फ़िज़िकल जो इंडोर शूट्स हैं उसमें भी, कि हम क्या करते हैं, चूँकि हमें सेट बनाना नहीं आता तो हम इधर कैमरा रख लिया, अब वो अंकल उधर बैठे हैं तो अब यहाँ से जूम इन करके फ्रेम बना रहे हैं। आप अपना कैमरा उठाएं, अपने उसके करीब ले जाएं, बिल्कुल, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और परहेज़ करें इस बात से कि जितना जूम इन करके ना 2x जूम कर लिया, अच्छा कुछ लोग तो बहुत खुश होते हैं, देखो इसमें 24x जूम है जो है ना, तो उससे क्या होता है आपकी वीडियो उतनी ब्लर होती जाती है। तो कोशिश करें कि आपके जो प्रॉप्स हैं वो आपके ऑब्जेक्ट के साथ ऐसी जगह पे पड़े हों कि आपको कैमरा करीब लेके जाने में मुश्किल ना हो। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, फिर कोहेसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। आपने जो 4-5 लाइनें स्टोरी लिखी थी ना कि ऐसा करना है, एजुकेशन की बात कर लेते हैं, तो उसमें आपने इन्वायरमेंट भी वैसी बनानी। अच्छा, इसमें अब हम टेक्निक देखते हैं कि सेट के लिए क्या आपके पास, आपने कैमरा सेट कर लिया अपना, चाहे आपके पास मोबाइल कैमरा है या वीडियो कैमरा है। जैसे सर यहाँ खड़े हैं, इन्होंने कैमरा सेट कर लिया, राइट। अब आप शूट कर रहे हैं क्रोमा शूट, तो आपके पास लाइट कोई नहीं सपोज़, तो उसके लिए बेस्ट तरीका है कि बल्ब उतारें घर का कोई, ठीक। तो इसको ना रिलेट करते जाएं प्रोफेशनल लेवल पे कि बल्ब कह रहा हूँ तो इसका मतलब अगर लाइट है तो फिर लाइट यूज़ करेंगे, ठीक। लाइट के लिए अगर आपके पास स्टैंड है तो स्टैंड यूज़ करेंगे, राइट। तो सिंपल मकसद आपको बताने का ये है कि हम जब शूट की बात करते हैं तो सब लोगों के जहन में आता है मेरे पास तो वो भी नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है, लोग पता नहीं कैसे शूट करते होंगे, इस लेवल पे इस तरह शूट करते हों। उसमें ज़रूरत है कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं
हाँ, अगर आप 500 हज़ार रुपया 1500 या कुछ खर्च कर सकते हैं तो फिर आप एक एलईडी लाइट, एक लाइट, अगर सिंगल शूट है ना आपका, 2-3 गेस्ट नहीं है, अगर आप इंटरव्यू शूट कर रहे हैं तो बाहर के लिए मैं आपको अलहदा से बताऊंगा उधर क्या चाहिए आपको। तो अगर आपके पास इंटरव्यू के लिए या 2 गेस्ट भी हैं तब भी आप क्या सेंटर में रखते हैं, मास्टर बनाते हैं, तो आप एक सेंटर में लाइट लगाइए। जैसे अगर आप देखते होंगे कि सूरज की डायरेक्शन चेंज होती है तो हमारा शेडो कैसे चेंज होता है, उसमें सबको पता है कि किस डायरेक्शन पे हो तो शेडो किधर जा रहा होगा। अगर उस तरफ है तो शेडो पीछे को ज़्यादा जा रहा होगा, तो जब पीछे को जा रहा होगा तो पीछे तो आपका वो ग्रीन कलर का कपड़ा है या ग्रीन कलर की फ्लेक्स है या पेंट है, इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है, तो कोई इशू नहीं है। अगर कपड़ा है तब भी ठीक है, पेंट है तब भी ठीक है, अगर फ्लेक्स है तब भी ठीक है, लेकिन फ्लेक्स आपकी मैट होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिव नहीं होनी चाहिए। और आपका जो ऑब्जेक्ट है या जो आपके गेस्ट हैं, आपका एंकर है, वो फासले पे होना चाहिए। अगर यहाँ पर सपोज़ आपका ग्रीन कपड़ा है, सिर्फ अगर एक्सपर्ट लेवल पे आप चले जाएंगे फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए तो कम से कम 5 से 6 फुट का फासला हो। क्यों कि जब आप शूट करते हैं, जब आप लाइट रखेंगे तो उसके बाद जब आपने इसको ट्रांसपेरेंट करना है या ग्रीन को रिमूव करना है, अगर इसका कलर आपके साइडों पे आ रहा होता क्या है, जितना करीब आएंगे तो ग्रीन फेस के ऊपर या बॉडी के ऊपर कैमरा जो है हाँ वो आना शुरू हो जाएगा, उससे फिर आपका ग्रीन तो गायब हो जाएगा, तो फिर चेहरे को सेट करते फिरेंगे, उसका मेकअप अलग से करना पड़ेगा। तो वो मेकअप ना करना पड़े तो उससे पहले ही थोड़ा सा डिस्टेंस रख लें ताकि ग्रीन। और इसमें ये जो लोग कहते हैं कि क्रोमा को लाइट देनी पड़ती है, उसकी इवन लाइट करनी पड़ती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने एक बल्ब उतार लिया घर का, उस बल्ब को टांगना आपका काम है, वो मैं नहीं समझा सकता। हाँ, लाइट आपके पास एक है, स्टैंड है, आप उसको अपनी याद रखिए, इसमें कहीं भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मतलब मैंने इंटरनेशनल जो फिल्मोग्राफी के बड़े बड़े ऑथर्स हैं उनकी बुक्स पढ़ी हैं, कहीं पे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, हर बंदे का अपना एक तजर्बा है, उसके साथ जो चीज़ उसके सामने आई उसने वो बताई। तो ये कोई ऐसा रूल नहीं कि ऐसे करेंगे तो ऐसे ही होना है, ऐसे करेंगे तो ऐसे ही होना है। हाँ, जब आप कैमरा यूज़ कर रहे हो उसके अंदर कुछ टेक्निक्स हैं कि ISO ये रखेंगे तो फिर लाइट ये हो जाएगी, ऐसे कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, वो कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा जो शूटिंग टेक्निक्स हैं उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इसमें अब ये एक सिंपल बात है कि अगर करीब होंगे तो ग्रीन आपके जिस जो एंकर है या गेस्ट है उसके ऊपर जब आएगा तो उसको बाद में रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा, इस वजह से वो फासला रखिए उसमें। और उसके बाद लाइट किसको करनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ लिट करना है आपने अपना ऑब्जेक्ट। बैकग्राउंड ग्रीन्स जितना आपने रखा था वो पहले ही शो कलर है, अगर वो डार्क हो रहा है तो कोई शो नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। वो ज़्यादा डार्क हो जाता है तब भी कोई इशू नहीं है, उसको जैसे ही आपका अपना ऑब्जेक्ट या आपका एंकर या गेस्ट की लाइट ठीक है तो वो ऑटोमेटिकली जो बैकग्राउंड पे आपका जो कलर है वो इजीली रिमूव हो जाएगा किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। वैसे तो एडोब प्रीमियर आना चाहिए सारों को, अगर एडोब प्रीमियर के अलावा जैसे जो लोग कहते हैं ना फिल्मोरा यूज़ कर लेते हैं, हम फलाना यूज़ कर लें कुछ है, तो कैमताशिया तो बेसिकली आपकी ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने, चूँकि मैं बेसिकली अपने क्लाइंट्स के लिए कैमताशिया यूज़ करता हूँ, जब उनकी मैं कोई प्रोडक्ट बनाई है उनको समझाना हो कि ये काम कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो दैट इज़ द बेस्ट फॉर। लेकिन बेहतर है कैमताशिया या फिल्मोरा या हल्के कम से कम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए। शुरू में मुश्किल होगी आपको, लेकिन जैसे ही आप कंफर्टेबल होंगे ना तो आप बेहतर फील करेंगे कि ठीक है अब मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ। कैमताशिया में आप कुछ मतलब वो लिमिट आ जाएगी, एक बाकियों में भी आ जाएगी। तो उसमें एडिट की तरफ आते हैं, उसमें जैसे अल्ट्रा कीयर है, आप कीयर यूज़ कीजिए और वो क्रोमा को रिमूव कर देगा। अच्छा, अब इसमें लाइट का मैं आपको बता रहा था कि एक सिंगल लाइट है आपके पास,
लाइट रखिए कि जैसे बिल्कुल टॉप पे नहीं, तकरीबन 1-1.5 फुट आगे की तरफ। इससे क्या होगा कि शेडो आपका क्रोमा पे नहीं जाएगा, और ये जो आपने इधर कुर्सी वगैरह या कोई भी ऐसी स्टूल रखा है, कुर्सी, उसके नीचे आपकी जो बंदा बैठा है उसकी बॉडी के पीछे शेडो चला जाएगा, आपको शेडो फील ही नहीं होगा। फिर आप कहते हैं कि चिन के नीचे शेडो आ रहा होता है, तो बहुत सारे हमारे दोस्त यार हैं, उन सब बड़े प्रोफेशनल हैं, लेकिन चिन का शेडो नहीं ख़त्म होता। उसके लिए कुछ ना करें, कहीं से किसी का वाइट कलर की चादर पकड़ें, ठीक है, और ज़मीन पे रख दें बस, ठीक है। कहीं पे भी कोई फिर रूल नहीं है, दाएं रखें बाएं रखें या उसके फ्रंट पे रखें, ठीक। वो जो लाइट नीचे पड़ती है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद आप देखेंगे शेडो ख़त्म होना शुरू हो गया उसकी लाइट से, जो है ना। हाँ, कुछ का स्ट्रक्चर अब ऐसा है कि जिसमें हो सकता है थोड़ा थोड़ा आपको फील हो, लेकिन उससे काफ़ी हद तक शेडो जो है उसकी डेंसिटी ख़त्म हो जाएगी। तो लाइट करने का पहला रूल तो यह रूल नहीं, एक तरीका जो है वो ये है कि आप टॉप पे रखें और उससे ताकि शेडो ना आए। और यही रूल फिज़िकल सेट का भी है, ये जो बता रहा हूँ। इसमें सिर्फ कर क्या रहे हैं हम, बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं, तो उसमें शेडो ख़त्म हो गया, शेडो नहीं आ रहा हमारे पास। पहले ही वो चेयर के नीचे थोड़ा साइड पे चला गया, और उसमें आपने एंगल वगैरह जो भी सेट किया। अच्छा, दूसरा अब तरीका, इसमें दूसरा तरीका ये है कि आप लाइट, आप कहते हैं कि 2 बंदे हैं मेरे पास, फिर सिंगल लाइट है, उसका क्या तरीका? उसका तरीका ये है कि लाइट को थोड़ा नीचे करेंगे और कोई एक फिर सफ़ेद घर की चादर या दुपट्टा या कोई एक चीज़, वो एक कुर्सी साथ रख लीजिए, ठीक है, और लाइट थोड़ी नीचे कर दिए और कुर्सी के ऊपर वो चादर डालें और लाइट का मुंह उस कुर्सी की तरफ, चादर की तरफ कर दें। जैसे ही करेंगे तो लाइट फैल जाएगी, जो है ना, राइट लेफ़्ट हर तरफ आपकी लाइट फैल जाएगी। अगर आपके पास सिंगल है और आपने 2 बंदों को शूट करना है, अगर मैनेज नहीं हो रही टॉप से लाइट, फिर इसका अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरे पास चादर भी नहीं है, कुर्सी भी नहीं, फिर लाइट को थोड़ा और पीछे ले जाएं और लाइट को जितना ऊपर रखा था उससे ज़रा नीचे ले आएँ, ताकि 2 बंदों तक इवनली लाइट पहुँचे। लेकिन ख्याल रखना है कि फिर लाइट ज़्यादा पीछे ना जाए। क्रोमा की को अगर किसी एक सर्टन लेवल पे लाइट मिल रही हो और वो स्पेकुलेट हो जाए, उसमें स्पेकुलेशन आ जाए, मतलब अच्छा, शूट में एक तरह की फुटेज नहीं ट्रीट होती जिसमें स्पेकुलेशन हो, जो ओवर सैचुरेटेड हो जाए, या उसमें जैसे ये अगर शूट करते हुए साथ में फ्लैश गन चलती है तो किसी पे वो स्पॉट अगर पड़ जाए ना, तो वो नहीं ट्रीट होता, वो ज़ाया होती है फुटेज। क्या आपने शूट किया वो ओवर स्पेकुलेटेड थी और उसको नहीं, अंडर जो होती है फुटेज आपकी, जिसके कलर्स कम हो, लाइट कम हो, वो मैनेज हो जाती है, उसकी ब्राइटनेस, एक्सपोजर, बाकी सारी चीज़ें बढ़ा देता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ रहेगी कि सबसे पहले तो वाइट बैलेंस करें। तो वाइट बैलेंस क्यों करते हैं? कई लोगों को पता होगा कि वाइट बैलेंस जैसे ही किसी कैमरे के अंदर किया जाता है तो एक ख़ास किस्म की लेयर होती है वाइट बैलेंस से पहले, जो येलो टोन में होती है, किसी भी तस्वीर में होती है, किसी भी वीडियो में होती है। तो वाइट बैलेंस करने से वो रिमूव हो जाती है। अपने तीनों कलर्स अपनी अपनी जगह पे आ जाते हैं, जो आपके 3 कलर्स हैं, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, तीनों कलर्स अपनी अपनी। तो वाइट बैलेंस अगर आप भूल गए हैं तो फिर सॉफ्टवेयर में आपके पास ऑप्शन है, आप वाइट बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपना वाइट बैलेंस कीजिए। वाइट बैलेंस करने के लिए सिंपल कोई भी वाइट पेपर ले लीजिए, उसको सामने रखिए ताकि कैमरा आपका वाइट के साथ सिंक हो जाए और बाकी कलर्स को सेपरेट कर दे, ताकि आपकी वीडियो के अंदर वो एक्चुअल कलर्स आ जाएं जो आप अपनी आंख से देख रहे हैं। तो सेट डिज़ाइन में हम देख रहे थे कि यहाँ पे आपने ये लाइट शाइट सेट की, इससे कुछ थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा हो गया होगा। बैकग्राउंड कैसे बनानी है ना, तो इसमें फिर ये कोई रूल नहीं है। एक अच्छा तरीका है कि जब आप क्रोमा पे शूट कर रहे हैं और आपने पीछे बैकग्राउंड भी तो कोई लगानी है ना ट्रांसपेरेंट करके, तो आप देखते हैं नेट पे सेट बड़े अच्छे अच्छे, बड़े मज़ेदार, ये बड़ा ज़बरदस्त सेट है, बड़ा जब वही चीज़ उठा के आप अपने लगाते हैं ना, तो बाकायदा बकवास वो नज़र आ रहा होता है, वो आपको अच्छा नहीं लगता। आप कहते हैं यार इधर तो बहुत अच्छा था। उसकी वजह यह है कि वो उसने सोचा था,
आप उसकी सोच को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने आइडिया पे, तो कभी भी अच्छा नहीं होता। ये जो बाहर की चीज़ें इतनी अच्छी हमें क्यों लगती हैं, उसकी एक ख़ास वजह है। उसकी वजह यह है कि वो 200, 300, 400, 500 बाहर के जो लोग हैं, जब हम हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं या इवन के इंडिया की मूवीज़ देखते हैं या तेलुगु मूवीज़ हैं दूसरी जिनके वीएफएक्स बहुत आला हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि तकरीबन 50 से 100 बंदों की टीम होती है जिसने वो सारा कुछ जो बनाया है वो मिल के सोचा होता है। वो एक बंदे की थॉट नहीं होती, सिंगल मतलब वन मैन शो नहीं है। आप अंदाज़ा कर, ये जस्ट एक बात ऐड ऑन करता हूँ कि जब ये मैट्रिक्स बन रही थी, मैट्रिक्स के अंदर जो आखिरी सीन है जिसमें स्मिथ है, वो जो काफ़ी सारे नहीं आ जाते, वाफर ही आ जाते हैं ये नियो के पीछे, तो वो डजन्स में भी नहीं, हंड्रेड्स में हैं। तो ये सारे जब इनका वीएफएक्स बन रहा था, तो इसके स्मिथ के बाल जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो गए थे स्पेशल इफ़ेक्ट में। उसके लिए उनका जो वीएफएक्स का एक्सपर्ट था, तो उसने पूछा कि माया सॉफ्टवेयर का आपको पता होगा, तो बेसिकली माया सॉफ्टवेयर रिगिंग के लिए बना था, फर एंड रिग के लिए। फर बालों को कहते हैं, रिंग उसकी मूवमेंट को कहते हैं। तो उन्होंने कहा जी पॉसिबल नहीं है कि माया के अंदर कर सके ना। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बिज़ी हो जाएं। उस भाई ने 200 बंदों की इंजीनियर वीएफएक्स के जो टॉप नोच लोग थे, कैलिफोर्निया बीच के साथ आज भी वो बिल्डिंग मौजूद है जहाँ पे उन्होंने वो सेटअप लगा के सिर्फ़ और सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया कि जिसमें उसके सिर्फ़ और सिर्फ बाल एनिमेट हो सकें, उसकी फ़र और रिग, सिर्फ़ और सिर्फ 200 बंदे, मतलब वीएफएक्स के एक्सपर्ट। तो हमारे तो एक बंदा क्या, आधा बंदा खुद ही लगे होते हैं ना सारा कुछ करने, पढ़ना भी नहीं, R&D तक नहीं करेंगे, कुड़ी जाएंगे, हो नहीं रहा, दूसरों की इंस्पिरेशन, मतलब बहुत हम जो है ना फिर दूसरों पे तो खुद करते कुछ नहीं है। तो इसी तरह एक इसके साथ जस्ट एक बात शेयर करता जो फाइंडिंग नीमो देखी होगी आप लोगों ने, तो खूबसूरत मूवी है बच्चों के लिए, वैसे बड़ों के लिए भी। तो आप अंदाज़ा करें कि फाइंडिंग नीमो के अंदर वो जो किस तरह मैनेज हो रहा है, वो घोंसले जो हैं उसके अंदर वो जो फ़िशेज़ आ रही हैं, छोटी छोटी फ़िशेज़, वो बेसिकली उसके अंदर एक AI बॉट बनाया था उस मूवी के लिए। एक एल्गोरिदम लिखा गया था जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक बॉट था जो कि खुद मैनेज करता, उसको बताया नहीं, उससे सिर्फ बताया था कि ये स्क्रिप्ट है, और वो पूरी मूवी जब रेंडर हो रही थी वो खुद ही फिशेस को निकालता था, बाहर भेजता था, फिर वो घूम फिर के आपस में लड़ाइयाँ करके इधर उधर चक्कर लगा के फिर वापस आ जाती थी। तो आप अंदाज़ा करें कि इस लेवल तक टेक्नोलॉजी है कि उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है, वो पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है ना वो ऑटोमेटेड है, वो खुद से हो रहा है। सिर्फ उसके अंदर वो 2-3 वो जो एक शरारती है मछली और दूसरी उसको मैनेज कर रहे हैं वो, लेकिन उसकी एक्टिविटी भी AI बेस्ड है। वो मतलब इस लेवल तक लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम 2 लाइनें पढ़ना गवारा नहीं करते हैं। तो इस वजह से हमें कुछ चीज़ों को अपने तौर पे R&D कर लेना चाहिए। तो करना सिंपल, आपने देखना है कि फ़लाँ सेट में ये गुलदान जो पड़ा ये बहुत अच्छा है, आपने कहीं से पिक्चर्स में से गुलदान उठा के अपने पास रख लेना। आप कहते हैं कि ये फ्रेम्स अच्छे हैं, अगर मैं लगाऊं तो आपने फ्रेम्स के कुछ इमेजेस उठा के रख लेने। इसी तरह आप कहते हैं कि ये इकरा लिखा हुआ है, ये अच्छा है, पूरी इन्वायरमेंट नहीं उठानी, जहन में रखें, ये पूरी इन्वायरमेंट नहीं उठाएंगे हम। एक सिंपल इन्वायरमेंट की, आपको ये ब्रिक्स वाली इन्वायरमेंट, ब्रिक्स वाली वॉल अलहदा उठा लें, ठीक है। छोटे छोटी जो प्रॉप्स हैं, चीज़ें हैं, वो अलहदा उठा के रख लें, फाइल्स की सूरत में आ रहा है ना आपके पास। तो अब आपके पास वो सारी चीज़ें आ गई जो कि बेसिकली आप चाह रहे थे कि आपके पास हों। अब क्या करें, आप एक फ्रेम लें, से स्टिल फ्रेम लें, उस स्टिल फ्रेम को अपने पास रखें, उसकी बैकग्राउंड ख़त्म करें, और अब कंपोज कीजिए अपना सेट। लोगों का उठा के ना रखें, अब सेट को कंपोज कीजिए कि वॉल रख ली, अब ये एंकर बैठी है या बैठा है, तो इसके राइट साइड में ये फ्रेम रख देता हूँ, इसके राइट साइड पे ये इकरा आ रहा होगा तो अच्छा लगेगा। कुछ बुक्स या फिर कैबिनेट रखनी है तो कैबिनेट की अलग सेपरेट तस्वीर लीजिए या 3D मॉडल लीजिए, उसको उठा के साइड, तो कंपोज कीजिए अपना सेट, ना कि लोगों का उठा गया हुआ कंपोज किया हुआ उठा के फिट करने की कोशिश करें। तो कॉम्पोजिशन हमेशा बनाने की कोशिश कीजिए, और यही फिज़िकल सेट में कीजिए। सेम चीज़ कि मुझे वॉल ऐसी चाहिए,
आपके पास मैं एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ, चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, वो चीज़ें अपने पास इकट्ठी कीजिए और इकट्ठी करने के बाद पहले ट्रायल कीजिए। आप खुद बैठ जाएं, किसी को बिठाएं, उसके बाद तस्वीर उतारिए या उस कैमरे में देखिए। आप फिज़िकल सेट की बात कर रहा हूँ, उसमें यहाँ पे आप कहते हैं कि अच्छा ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको रिमूव कर देते हैं या फ़लाँ चीज़ रख के देखते हैं, तो उसको मुसलसल सॉरी अपने एंगल में अपने फ्रेम में देखते रहिए कि वो कैसा लग रहा है कि जब। और फिर इसमें मास्टर शॉट, सोलो शॉट, दोनों शॉट्स को सेपरेट ट्रीट कीजिए। सोलो के अंदर क्लोज, मिड लॉन्ग और लॉन्ग, ठीक है, ये 4 मेन शॉट्स आपके जो है ना, इन सब को देखिए कि जो मैंने सीनरी रखी थी वो क्लोज में कैसी आ रही है, मैंने ये एक तरह लिखा था, वो फिर जब मैं मिड लॉन्ग में चला जाता हूँ तो कैसी आ रही है, ये लॉन्ग पे जाता हूँ फिर कैसी आ रही है, तो क्या उसमें कोई दूसरी चीज़ तो नहीं आ रही। इन चारों चीज़ों को देखिए कि मास्टर के साथ जब सोलो बनाने लगे और मास्टर के अंदर एंकर का सोलो। और ख्याल रखिएगा अच्छा एक चीज़ कि जब आप वर्चुअल सेट के अंदर कोई सेट कंपोज करेंगे ना, तो अगर फ्रेम सेम हुए, चीज़ें सेम होंगी, तो एक अजीब सा जंप आएगा कि एंकर के बंदा चेंज हुआ है, सेट को तो कुछ नहीं हुआ। तो हमेशा प्रोपोर्शंस और कलर, उसकी थीमेटिक अप्रोच नहीं चेंज करनी। जो थीमेटिक अप्रोच है, थीमेटिक मीन उसके कलर्स, उसकी लाइटिंग, उसका जो जनरल बिहेवियर है जिसको एनवायरमेंटल बिहेवियर हम कहते हैं, वो वैसे ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके प्रॉप्स चेंज होंगे, तब उससे पता लगेगा कि कहीं पे आप दूसरे गेस्ट की तरफ चले गए। तो कॉम्पोजिशन को 3-4 डिफरेंट फ्रेम्स के अंदर आप देखेंगे कि इसका सोलो अब ठीक लग रहा है, इसका मास्टर जो है वो अब ठीक लग रहा है। और ये चीज़ें दोनों के लिए आप कि इसमें वर्चुअल में भी और फिज़िकल में भी, दोनों की इसी तरह आप ट्राई करेंगे। इसमें अब फिर साथ एक सिंपल टेक्निक जल्दी से बता दूं आपको कि लाइट को सॉफ्ट कैसे करना है। बहुत सारे लोग जानते हैं, बटर पेपर यूज़ कीजिए, ठीक है। और मैडम ने जैसे जो बात की, उसका मकसद ये होता है कि जब हम लाइट बाउंस करवाते हैं, ताकि कोई भी ये जब हम डायरेक्ट लाइट देते हैं क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड लाइट हो जाती है, आगे बोलने वाला जो भाई होता है वो भी परेशान हो रहा, कहता नहीं है वो बेचारा, मजबूरी है ना, बुलाया अब तो बोलेगा तो नहीं, तो इसलिए वो बाद में जाके आपको कुछ कहे। तो कोशिश कीजिए उसे तंग ना करें, डायरेक्ट और हार्ड लाइट ना दें, आप भी परेशान नहीं होंगे, चूँकि आपकी लाइट अच्छी रहेगी अगर आप बटर पेपर यूज़ करते हैं। या फिर छत पे लाइट बाउंस करवा दें, और छत पे अगर ज़्यादा नीचे रख के बाउंस करवाएंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर उसके करीब रख के बाउंस करवाएं। और इसके अलावा आउटडोर शूट करें या इंडोर शूट करें, ये एक की टेक्निक बता रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन को कैसे ख़त्म किया जाता है। गाड़ी के ऊपर जो रिफ्लेक्शन पड़ी है, किसी मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ी है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं CPL या UV कोटिंग फिल्टर्स या लेंसेज, सर्कुलर पोलराइज़र फिल्टर या लेंस CPL। ये 500-600 1000 2000 हम लोग यूज़ करते हैं, वो कोई थोड़ा सा एक्सपेंसिव है 5-7-8 हज़ार का, लेकिन वही चीज़ आपको मिल जाएगी। जैसे आप के सामने मिरर है या आपने कोई शीशा रखा है, शीशे के ऊपर आपने इधर कंप्यूटर रखा है, कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर की स्क्रीन की जो रिफ्लेक्शन आ रही है ना शीशे के ऊपर, जैसे ही आप CPL अपने लेंस के आगे लगाएंगे वो रिफ्लेक्शन ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं नज़र आएगी कि उसमें। उसको राइट साइड पे आपको मूव करना है हल्का हल्का हल्का, जहाँ पे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए वो आप यूज़ करना है। यही पानी के अंदर जो रिफ्लेक्शन है, कोई ऐसी जगह पे नहर के करीब या कोई जगह ऐसी जगह शूट कर रहे हैं, और कोई गाड़ी है, गाड़ी के साथ जैसे कोई आउटडोर आप शूट कर रहे हैं, कोई टिकटॉक बना रहे हैं या कोई वटएवर कुछ भी, कैमरे ये मोबाइल वाले इसमें क्या कर सकते हैं, इसको पोस्ट में ठीक कर सकते हैं, या इनके लिए CPL आते हैं छोटे जो साथ क्लिप हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो सनलाइट की जो डेंसिटी है वो भी कम हो जाएगी, थोड़ा रियल उसकी फ़ील आना शुरू हो जाएगी कि डेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी, आपको वो हार्ड फीलिंग नहीं आएगी। CPL के थ्रू या UV कोटिंग, UV कोटेड फिल्टर्स के थ्रू, ये लेंस के आगे उसी डायामीटर के लेंसेज इनको फ़िल्टर, वैसे इनको कहा लेंस ही जाता है, लेकिन इन एक्चुअली ये फ़िल्टर्स हैं, हम
ज़बान में जब आप किसी दुकान पे जाएंगे तो उन्हें कहेंगे कि मुझे CPL फ़िल्टर चाहिए या मुझे UV कोटेड फ़िल्टर चाहिए। तो ये दो फ़िल्टर्स या लेंसेज ऐसे हैं जो आपके कैमरे के आगे लग जाते हैं और किसी भी किस्म की रिफ्लेक्शन को ख़त्म कर देते हैं। जैसे आपने पीछे ये फ्लेक्स लगाई है, लाइट लगाई है, तो वो आ रही है, रिफ्लेक्शन आ रही है उस पर, जो उसकी वो रिफ्लेक्शन ख़त्म करने के लिए या लाइट वो उसके लिए आप CPL यूज़ कीजिए। और जो CPL नहीं बाय कर सकते या नहीं यूज़ कर सकते, उसके लिए फिर बटर पेपर एक नहीं 2-4 बटर पेपर यूज़ कीजिए ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, या उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें। यहीं पे रहते, ये तो सॉफ्ट बॉक्सेस है ना, ये एक्सपेंसिव काम है मतलब इसके लिए। तो जिनकी छत ज़्यादा ऊंची है वो ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, फिर उसके लिए वो काम कीजिए, लाइट उस दूसरी तरफ कर दें, उसके आगे कोई कपड़ा रखिए ताकि उससे लाइट सॉफ्ट होके इस तरफ आई जाए। हमारे पाकिस्तान में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि हम सारी चैम्पियन हैं। हम ना हर बंदा ही बहुत ज़्यादा कि मुझे ये पता है तो मुझे वो पता है। थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहना सीखिए, जो हैं वो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं है तो बेहतर है कि अपने जो लर्निंग के दरवाजे हैं ना वो बंद ना करें। क्योंकि मैं बहुत सारे मेरे सबॉर्डिनेट्स ऐसे हैं जिनसे मैं हर आए दिन कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ और बड़ा मज़ा आता है। एडिट में सीखता हूँ, प्रोडक्शन में सीखता हूँ, इवन कि मैं जब हम शूट कर रहे होते हैं तो कहते हैं सर जी इसको ऐसे ना कर लें, वो एक नई चीज़ होती है और बड़ा मज़ा आता है, वो एक नई लर्निंग होती है। तो ये अपने दरवाजे ना बंद कीजिए, इसमें बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं सीखने वाली। तो बस इस बिहेवियर को अपनाइए तो आप देखें आहिस्ता आहिस्ता आप सारे वाकई चैम्पियन हो जाएंगे। लेकिन लर्निंग का लेवल अपना जो है वो सेट कीजिए। और कोई अगर आपको कहे ना कि ये रूल है तो उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको बस बॉदर ना करें कि चूँकि रूल कोई नहीं है। रूल सिर्फ वही हैं जो अल्लाह की ज़ातें बनाए हैं बस। इसके अलावा बाकी सारे जितनी ये ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, दूसरी जो ये जिसका ताल्लुक मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ, उसमें रूल कोई नहीं होता, उसमें बिहेवियर्स होते हैं, उसमें अंदाजे होते हैं, उसमें अपनी एक स्किल है कि उसको किस हद तक किस तरह हम कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।